जूहा पूरा मेरे दिल में, सीने में एक जख्म की तरह है। मैं तो पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में आप लोगों की मिसाल देता हूँ कि जितना मुसीबतों का सामना तुमने किया किसी ने नहीं किया, मगर लाखों सलाम तुमको कि तुमने हर मुसीबत और मुश्किलात के तूफानों में तुम उठ खड़े हुए। तुमने बर्बादियों को देखा, तुमने सब चीज को देखा, मगर तुम उठ खड़े हुए। ये जो मासूम बच्चे आज यहाँ पर बैठकर इस दीवाने की बात को सुन रहे हैं, इनकी जवानी तो अच्छी होनी चाहिए। मैंने अपनी जवानी में बाबरी मस्जिद की उस ईंटों को गिरते हुए देखा, मैंने फसादात देखे। मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह ये बच्चों की जवानी इन तमाम बुरे नजारों से गुजरे। जूहा पूरा मेरे दिल में, सीने में एक जख्म की तरह है। लोग शायद नहीं जानते, यहाँ के नौजवान, 2002 में इसी जूहापुरा में मैं आया था। 25-30 डॉक्टर्स की टीम लेकर आया था। एक अस्पताल बन के तैयार था और उस अस्पताल को जो जिम्मेदार थे, उसका अस्पताल का नाम याद नहीं आ रहा। मैंने उनसे कहा कि अस्पताल दे दो हमको 2-3 दिन के लिए, हमारी डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर रहेगी। और उन डॉक्टर्स ने 3 दिन यहाँ पर काम किया। कई लोग थे जिनके जिस्मों पर जख्म थे, जिनका अस्पतालों में इलाज नहीं किया गया था, हमने उस अस्पताल में और हैदराबाद के डॉक्टरों ने इलाज किया था। हमने उस पुराशुभ माहौल में आकर यहाँ पर खिदमत की थी। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आपको जज्बात में लेकर आओ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मजलिस के मुखालिफिन बोलते कि ओवैसी तुमने क्या किया। अरे मैं 2002 में यहाँ पर आया था, शालम दरगाह में। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम 2 या 3 दिन हुआ था हमारा मेडिकल कैंप शुरू करके, वहां पर उस वक्त जमीयतुल उलमा के सदर खां साहब थे, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। वो हमारे साथ थे। तो 2 दिन जब शालम के कैंप में हमारी मेडिकल टीम बैठती थी तो लोग कम आते थे। कब उस दरगाह में 7 से 8 हजार लोग रेफ्यूजी थे। फिर 3-4 दिन के बाद गवर्नमेंट के मेडिकल कैंप में कोई नजर नहीं आता था, पूरे मजलिस के मेडिकल कैंप में आते थे। तो हमको ताज्जुब हुआ कि अचानक इतने लोग क्यों आ रहे हैं इलाज के लिए। तो हमारे पास एक फार्मासिस्ट था, नौजवान, बड़ा काबिल था। मैंने उससे पूछा माजरा क्या है, अचानक इतनी भीड़? तो उसने कहा मुझे 1 घंटे का टाइम दो। तो शालम दरगाह के अंदर जो उस वक्त की गुजरात की सरकार दवाएं रखती थी, वो जाकर दवाओं को देखा, पूरा चेक किया, गवर्नमेंट के डॉक्टर के साथ दवाओं को चेक किया, जहां पर उसको फार्मेसी का सेंटर बनाया गया था। उसने खामोशी से आकर मुझसे कहा कि असद भाई, ये जो दवाएं उस वक्त गुजरात की सरकार दे रही है वो 6 महीने पुरानी एक्सपायरी दवा है, इससे इनको इलाज नहीं हो रहा है। हमारे पास दवाएं लेकर जा रहे हैं तो इनको शिफा मिल रही है। मैं जानता हूं उस हालात को। मैं तो पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में आप लोगों की मिसाल देता हूं कि जितना मुसीबतों का सामना तुमने किया किसी ने नहीं किया, मगर लाखों सलाम तुमको कि तुमने हर मुसीबत और मुश्किलात के तूफानों में तुम उठ खड़े हुए। तुमने बर्बादियों को देखा, तुमने सब चीज को देखा, मगर तुम उठ खड़े हुए। जब तुम उठ खड़े हुए हो तो तुम्हारी सियासी आवाज भी तो होनी चाहिए। तुम्हारा घर जल गया, तुम्हारे बेटियों की कोई जिंदगियां बर्बाद हो गई, मगर कोई तो पूछे मेरे भाई, कोई तो खड़े हो। ये जो मासूम बच्चे आज यहाँ पर बैठकर इस दीवाने की बात को सुन रहे हैं, इनकी जवानी तो अच्छी होनी चाहिए। मैंने अपनी जवानी में बाबरी मस्जिद की उस ईंटों को गिरते हुए देखा, मैंने फसादात देखे। मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह ये बच्चों की जवानी इन तमाम बुरे नजारों से गुजरे। ये लड़ाई इन बच्चों के लिए लड़ना है, हमको इनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए लड़ना है, ताकि इनको स्कूल मिले, अमन मिले। अमन जरूर है, मगर खौफ का अमन नहीं चाहिए, खुशहाली का अमन चाहिए। भाजपा बोलेगी अमन है, ये अमन नहीं, खौफ का अमन है। अमन वो होता है कि मैं अपनी दिल की बात कर सकूं, मैं अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार सकूं। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, एक खुशहाली के अमन को आपको पैदा करना है। वो उस वक्त मुमकिन है जब आप एक सियासी क़यादत को बनाएंगे,